हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज की जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द सेकंड लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि नॉर्मली ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? वे सारे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, हम उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हमने अभी तक क्लासिकल आइडिया देखा था कि हम क्या बोलते थे, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, है ना, तो हम उसको बोलते थे कि दिस इज ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तब हम बोलते थे दिस इज ऑक्सीडेशन। और इन टर्म्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, सेम फॉर द रिडक्शन, हम हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन बोलते थे और हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का रिमूवल हम उसको रिडक्शन बोलते थे। लेकिन मैंने ये चीज बोली थी कि हमेशा ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वगैरह हो। तो उसकी जगह फिर हमने नया कॉन्सेप्ट लाया या उसको थोड़ा जनरलाइज वे में करा समझने के लिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। उसको कंबाइनली समझने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लाए जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम समझेंगे वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में अगर हम समझे, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको इतना जनरलाइज कर दिया क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, किसी भी एटम की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना भी जाहिर सी बात होगा ही सही। तो ये हमारा जनरलाइज कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट हम हमेशा यूज करने वाले हैं फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब फॉर ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीडेशन को कैसे समझते हैं? ऑक्सीडेशन, तो वे सारे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, वे सारे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स एड एड ऑन होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस। ओके। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम, अब सोडियम है, सोडियम का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब इसी तरह अगर हम देखें क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, सीएल नेगेटिव बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया, सीएल नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब बहुत ही अगर बेसिक में समझाऊं कि यहाँ पे इनके ऊपर चार्जेस क्यों आ रहे हैं और हमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा चार्ज यहाँ पे आएगा, प्लस आएगा कब, नेगेटिव आएगा, ये चार्ज हमको कैसे पता पड़ेगा। और एक और बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं, तो ये न्यूट्रल स्टेट में आप इसको क्या बोलते हो, जब तक कोई एलिमेंट आपका न्यूट्रल स्टेट में, आप उसको बोलते हो एटम। और अब इनके ऊपर चार्जेस आ गए, है ना, तो ये क्या बन गए, आयन। क्या बन गए, आयन। अब आयन में भी अगर और स्पेसिफिक हो जाऊं मैं, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव आयन है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, और ये नेगेटिव आयन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है। अब मैम ये कैसे पता पड़ेगा कि कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब नेगेटिव चार्ज आएगा? तो देखिए, पहले के टाइम पे हम बच्चों को ऐसे समझा देते थे कि देखो देने वाला बड़ा होता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेने वाला छोटा होता है तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो इसलिए ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। बट दिस इज नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द एटम। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स पे। ठीक है। अगर आप सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं सोडियम का, देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहे होंगे, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल। अगर मैं सोडियम के लिए बताऊं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, 3 4 5 6 7 8। और फिर कितने हो गए, 2 और 8 10, और एक लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड शेल में होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है इसका, 2 2 8 1, ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 10 और एक 11। ठीक है। अब होता क्या है, ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? तो देखो, इस ब्रह्मांड में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, इस यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है, सब चीजें किसके लिए होती है, अल्टीमेट स्टेबिलिटी के लिए होती है, कि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं,
जितना भी काम करते हैं, आपके पेरेंट्स कहीं जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि हम लाइफ में स्टेबल हो जाएं। सबको क्या होना है, एट द एंड स्टेबल होना है। आप अच्छा पढ़ोगे, आपका अच्छा कैरियर होगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, आप मेंटली स्टेबल रहोगे, है ना। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी क्या है, तो इन सबकी स्टेबिलिटी की दौड़ कहाँ तक चलती है, हमारे 18th ग्रुप तक, इनर्ट गैस तक, है ना। जो आपका 18th ग्रुप है, जिसको आप नॉवल गैसेस के नाम से जानते हैं, इनर्ट ग्रुप है। वो क्यों इनर्ट है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि वो रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसा पाया गया कि वो अगर सब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ तो चीज कॉमन होगी ना कि उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट क्यों है। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको इनर्ट बनाता है। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, ठीक है। अब वो क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं आपके जो पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो पूरे लड़ाई में लगे हुए हैं कि हम भी स्टेबल बनेंगे और हम भी इनके जैसा बनेंगे। तो उनके जैसा बनने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस लाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं या लेते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं कि वो अल्टीमेट क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और कोई रिएक्शन क्यों होता है, इतना बेसिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हो रहा है, बहुत ही बेसिक वे में मैंने आपको समझाने का ट्राई करा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसका और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर आपको मैजिक नंबर्स याद होंगे, 2 8 8 18 18 32 32 एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता जाता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, उसके बाद कितने होने चाहिए, 8, उसके बाद कितने होने चाहिए, थर्ड शेल में 8 होने चाहिए, उसके बाद वाली शेल में वो 18 इलेक्ट्रॉन तक अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो हम उसको एज अ स्टेबल एटम, एज अ स्टेबल एलिमेंट उसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम उसको स्टेबल कंसिडर नहीं करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द इनर्ट ग्रुप, ओके। तो अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, ठीक। अब इसका आखिरी में इस शेल में कितना आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, बट क्या 8 है, नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर इसको स्टेबल बनना है, इसको इसके जैसा बनना है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इस एक को कैसे भी करके 8 कर दे, उस एक को 8 करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और ये 281 है क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ऐड कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसका बाहर वाला ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को भी वो कहीं से लूज कर दे, तो उसके लास्ट शेल में 8 आ जाएगा सेकंड शेल में, जो कि हमारे रूल को फॉलो करता है कंप्लीटली। तो आप खुद बताइए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। इसके पास दो ऑप्शन है। अब आप खुद बताइए इसके लिए इजियर क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में उसको कम एनर्जी लगेगी और वो इजीली हो पाएगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। देखिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो या उसका डोनेशन हो, दोनों में ही एनर्जी लगती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो उसको कंपैरेटिवली ज्यादा इजी लगता है वो चीज करता है, ठीक है। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन का लूज उसके लिए ऑब्वियसली बहुत इजी रहेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, ठीक है। तो अब आपको आई होप क्लियर समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन होता कैसे, ये Na+ बन गया, ठीक है। अब बात आई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। तो देखो पॉजिटिव चार्ज का रीजन ये रहता है कि जो उसका, आपको ये पता होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर रहता है, ये जो भी एटॉमिक नंबर रहता है जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर क्या बताता है, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही चीज बताता है, ठीक है। अब मैंने अगर सोडियम की बात करी, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 ही प्रोटॉन्स है। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, 11 से कम या ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसके पास क्या हुआ, इस कंडीशन तक, एटॉमिक कंडीशन तक इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे। लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, अब इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 है कि नहीं, उसने प्लस चार्ज कुछ दिया क्या, नहीं, उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसने दे दिया। तो अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो हो जाएगा 2 8, स्टेबल हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि इसके पास ही, अगर आप यहाँ नजर डालें तो उसके पास प्रोटॉन एक ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन प्रोटॉन एक ज्यादा है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो प्लस चार्ज आपको शो करना पड़ेगा,
एक प्लस चार्ज उसके ऊपर ज्यादा रहता है, इसलिए हम इस पे क्या करते हैं, इस वो एटम से आयन बनाने के लिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम की बात करें, है ना, कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। अब आप इसको सॉल्व करके देखिएगा खुद से, कैल्शियम क्या करता है, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, 18, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 18 रह जाएंगे। यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन्स कितने थे, 20 थे, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 20 थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 18, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और प्रोटॉन्स कितने होंगे, 20 रहेंगे। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरा कंसेप्ट था आपका एक्चुअल ऑक्सीडेशन का, कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का लूज होगा या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, रिलीज होंगे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में जहां पर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, कि इसका क्या हुआ है, सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिडक्शन की। ठीक है, अब रिडक्शन में मैंने क्या बोला, कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करा और वो काय में चेंज हो गया, Cl नेगेटिव में चेंज हो गया। तो क्या यहाँ पर भी मैजिक नंबर्स का कोई रोल है क्या? ऑब्वियसली ये भी क्या बनना चाहता है, अल्टरनेट, अल्टीमेट ये भी क्या बनना चाहता है, एक नोबल गैस बनना चाहता है। अब नोबल गैस बनने के लिए उसको नोबल कॉन्फ़िगरेशन पे आना पड़ेगा। अब अगर क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका Z होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो क्या क्या होगा, 2 8 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7, सॉरी 2 8 7, 2 8 7, 17 होगा ना, 2 8 10 और एक 7, 17। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप इसके लिए बताइए, इसके लिए क्या इजी रहेगा, अब इसको 7 को 8 बनाना है या फिर इस 7 को लूज करना है, तो इसके लिए क्या इजी रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना या एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेप्ट करना? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इसके लिए ज्यादा इजियर रहेगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 8। ठीक है, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 17 थे, प्रोटॉन्स कितने थे, प्रोटॉन्स भी 17 थे। लेकिन जब ये एनायन बना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 और प्रोटॉन्स तो रह गए 17। तो अब ये जो डिफरेंस आया है, एक इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस आया है, अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज आपको इसके ऊपर बना के शो करना पड़ेगा। तो ये क्लोरीन एटम से क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता है या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, हम बोलते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जितना भी फंडा है वो क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम इसको एक आपका वही एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स इसके हम ट्राई करते हैं। मैं साइड हट रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Reaction that involves loss of electrons
are called oxidation, while a reaction while a reaction that involves gain of electron is called reduction. ठीक है, अब देखो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा, Na ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन देकर वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों, ये जो कंबाइन होंगे, ये दोनों क्या बन गए, एक नेगेटिव आयन है और एक पॉजिटिव आयन है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्टेबल मॉलिक्यूल NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, जो कि आपका होता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीशीज, तो वो कभी भी चार्ज स्टेट में रहना पसंद नहीं करेगा। हालांकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर उनको स्टेबल बना रहा है, लेकिन स्टिल उनके ऊपर चार्जेस है, तो कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज सहन नहीं करता है, वो इमिडिएटली क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो अब एक और आप बोल सकते हैं कि मैम इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स की अगर आप बात करें, कि ऐसा कौन सा फोर्स था जिसने मजबूर करा उसको इलेक्ट्रॉन, आपने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन के लूज होने में, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने में एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब कोई पास में एक ऐसा एटम आएगा जो इसको, अगर देखिए सोडियम और क्लोरीन एटम दोनों अगर आसपास आ गए, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन को तभी डोनेट करेगा ना जब उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई बैठा होगा। अब वो हवा में तो छोड़ नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, तो ये तभी होता है, इसका ड्राइविंग फोर्स ही होता है कि जब इसके पास में कोई होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने बैठा है, तभी वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट होता है ट्रांसफर उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन गेन होता है या एक्सेप्ट किया जाता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। आई होप आपको अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्लियर फंडा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जहां से ट्रांसफर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और एक कंप्लीट जब एक ही रिएक्शन में आपको मिल जाता है, मैं बोलूंगी Na है और Cl है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को कहीं से कहीं तक शो नहीं करा, बट ये आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि यहाँ Na न्यूट्रल स्टेट में था, यहाँ भी क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट में था, लेकिन जब आप यहाँ पे इनके चार्जेस देखेंगे तो इस पे +1 आ चुका है, इस पे -1 आ चुका है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हुआ है, और ये कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा हो, वो क्या कहते हैं, हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल करेंगे, और इसके आगे इतना और लिख लीजिए, एंड द कंप्लीट रिएक्शन which involves oxidation, या फिर in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as
रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिख रही हूँ, आप देखिएगा जरा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने Cl2 क्यों लिखा, देखिए ये सॉलिड स्टेट में तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड स्टेट में आप यहाँ पे इसके स्टोइकियोमेट्री यहाँ शो करते हैं, लेकिन ये गैस स्टेट में, तो जब भी कोई एलिमेंट आपका गैस फॉर्म में रहता है तो वो ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं फ्री घूमता है वो, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ लगाना ही जरूरी है, ठीक है। और ये बैलेंस्ड रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई है। तो अब अगर आप फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ सोडियम से Na से Na प्लस में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में था, यहाँ पे क्या चला गया, Cl नेगेटिव में चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ही रिएक्शन में लॉस और गेन दोनों हो रहा है, दैट मींस ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सिमिलरली अगर आप सेकंड में देखें, सेकंड में क्या हो रहा है, सेम सोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ देखिए सोडियम न्यूट्रल स्टेट में। अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक यही करने वाले हैं कि इसका चार्जेस कैसे हम पता करते हैं, उसको बोलते क्या है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चेंज करने में और यहाँ से यहाँ जाने में लॉस भी हो गया इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेम यही एग्जांपल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो रहा है, सल्फर में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या टाइप है, रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप, ठीक है। पूरे जहां पर हर वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए अब हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने के बाद एक छोटी सी चीज और समझनी है, जिसमें हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे देखिए अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए वैसे नाम सेम सेम है, तो सबको क्या लगता है कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में एक जैसा होगा, सिमिलर होगा, और रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक जैसा होगा या सिमिलर होगा, बट ऐसा नहीं होता। देखिए एजेंट वो होता है जो दूसरे का काम करे, है ना, खुद का नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमको ऐसे याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवा दे, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एजेंट जो रिडक्शन करवा दे, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, मतलब इसकी वजह से सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको अगर इस एग्जांपल से समझो, अभी हमने क्या बोला था, सोडियम और क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा। अब इसी एग्जांपल से मैं आपको ये दोनों चीजें समझा दूंगी कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दे। तो मैंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी होगा जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा तो तब ना, जब पास में कोई एक्सेप्ट करने बैठा हो, हवा में नहीं छोड़ेगा।
तो जब तक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तब तक यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? इस क्लोरीन पर डिपेंड कर रहा है। ये क्लोरीन आएगा तभी इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर आप क्लोरीन को क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस सोडियम की वजह से क्या हो रहा है? ये सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो क्लोरीन क्या कर रहा है? उसको, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इस सोडियम को आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, वो खुद का क्या करवाता है? रिडक्शन करवाता है, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और सामने वाले का रिडक्शन करवा दे, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद रिड्यूस हो जाए और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ। इनकी ये 4 डेफिनेशन आप एज इट इज नोट कर लीजिए, है ना? ये देखिए, ये एक अलग लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है, और इसमें एक नया वर्ड मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगी, जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर an increase in the oxidation number of an element is called oxidation, while a decrease in the oxidation number of an element is known as reduction। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? A reagent which can increase the oxidation number of an element। ठीक है, और इन्हीं को आप क्या बोलेंगे? दिस रिएजेंट्स आर कॉल्ड, these reagents are called oxidants। ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेंट्स दोनों सेम ही लोगों को बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अ रिएजेंट which lowers the oxidation number
of an element, of an element. These reagents are called reductants. ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी टर्म्स में अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में आपसे रेडॉक्स रिएक्शन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होंगी? रेडॉक्स रिएक्शंस that involve change in oxidation number of the interacting species. ठीक है, वो आपके क्या आती है? वो सारी रिएक्शंस जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा हो, आप उसको क्या बोलेंगे? इंटरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इन सारे डेफिनेशंस में अभी तक जो मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में थी, लेकिन ये सारी जो डेफिनेशंस है आपने अभी लिखी होंगी ये सारी किस टर्म्स में? ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो यहीं तक आकर आप ऑक्सीडेशन नंबर पर फंस जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें समझने के लिए अभी आप नोट डाउन करके रखिए और हमसे जुड़े रहिए सो दैट हम उनको बता सकें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।